हे गाइस, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और आज के समय इस टॉपिक से रिलेटेड दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये रिप्लेस करना चाहते हैं सार्क को और बेसिकली भारत को रिप्लेस कर देना चाहते हैं। और यहां पे आप देख पाओगे भारत को काउंटर करने के लिए चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये बहुत ही जल्द एक सार्क का रिप्लेसमेंट बनाने वाले हैं। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इस पर रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये सब आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया रीजनल ब्लॉक आने वाला है भारत के बिना। ना, जब मैं कहता हूं एक नया रीजनल ब्लॉक भारत के बिना, इसका मतलब क्या है और क्या एज इंडियंस वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट दिस? यस, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने रिसेंटली एक ट्रायलैटरल समिट किया था चाइना के यूनान प्रोविंस में। इधर आप देख पाओगे चाइना के रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स पहली बार इकट्ठा आए। और मैं वैसे आपको यहां पर यह बता दूं, चाइना और पाकिस्तान ये लंबे समय से करना चाहते थे। शेख हसीना बीइंग ए न्यूट्रल लीडर, उनको ये पता था कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके ये नया ग्रुप वगैरह फॉर्म कर दिया, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। मगर मोहम्मद यूनस एक ऐसे लीडर हैं जो स्पेसिफिकली भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और अगेन मैं रिपीट करूंगा, कई बार रिपीट कर चुका हूं मगर हर बार बोलूंगा, मोहम्मद यूनस के पावर के आने के टाइम में जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया था ना, मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि किस बेसिस पर वो इंडियन सेलिब्रेट कर रहे थे कि मोहम्मद यूनस पावर में आ गया है। क्योंकि मोहम्मद यूनस के अंडर चाइना का जो लंबे समय से एक सपना था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, ये काफी हद तक साकार होने वाला है। और इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं। एक बार जरा ये जो इलाका है ना दुनिया का, ये देखिए, जहां पे अफगानिस्तान से लेकर आपको ये बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह ये सब देश आपको मिल जाएंगे। इस रीजन को काफी लंबे समय से पश्चिमी देशों में कहा जाता था साउथ एशिया, अभी भी कहा जाता है। बट अब धीरे धीरे ना मैं देख रहा हूं कि वेस्ट में भी ये बात ओपनली बोली जा रही है कि द एंड ऑफ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया बोलना काफी हद तक पॉइंटलेस है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इंडिया और पाकिस्तान में ना इतने ज्यादा डिफरेंसेस आ रखे हैं। और डिफरेंसेस मैं मनमुटाव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यहां पर जेन्युइन डिफरेंसेस। पाकिस्तान एक रेडिकलाइज सा कंट्री जिसके ज्यादा इश्यूज अफगानिस्तान वगैरह तालिबान के साथ ज्यादा है। इंडिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी जो बहुत ही जल्द दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। इंडिया में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान में एक अजीब सा हाइब्रिड मिलिट्री सिस्टम है। तो आप अगर सोच कर देखें ना, इतिहास में वैसे तो ये दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं हजारों सालों से इकट्ठा रहे हैं, डीएनए भी ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलेगा। मगर मैं कहूंगा हजारों सालों में पहली बार है कि अब पाकिस्तान और यहाँ पे भारत के लोगों में ना एक ह्यूमंगस डिफरेंस है। ना सिर्फ पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, इवन माइंडसेट को लेकर, विमेन राइट्स को लेकर जो हमारे यहाँ अब माइंडसेट है भारत में, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान। और इसलिए कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि साउथ एशिया पॉइंटलेस है बोलना। साउथ एशिया में ऐसे लगता है कि ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सब एक समान है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अगर इस रीजन को प्रॉपरली समझना है तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान और परहैप्स इवन ईरान, इन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके देखना होगा। और बाकी जो रीजन है वो काफी हद तक अलग है यहाँ पर। मगर चाइना को ये डेवलपमेंट सूट नहीं करती। चाइना अभी भी चाहता है कि जो एक पुराना सा एक ग्रुप है सार्क, आपने इसके बारे में सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका समिट पिछले अब कितने साल हो गए, आई थिंक 7-8 साल से उसका एक समिट हुआ नहीं है। सार्क में आप देखोगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत ये सब मेंबर्स हैं। पॉइंटलेस ग्रुप है और इसलिए भारत ने सार्क को ठंडे बक्से में रखा है। चाइना लंबे समय से ये चाहता था कि सार्क में या तो उसको एंट्री मिल जाए या फिर सार्क जैसा कोई एक नया ग्रुप बनाया जाए इस रीजन के लिए। मगर चाइना के सामने प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान के अलावा इस आइडिया को कोई और सपोर्ट कर नहीं रहा था। अब हम देख रहे हैं कि नेपाल में आ चुके हैं केपी ओली, हालांकि अभी के लिए तो वो चुप है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा केपी ओली भी अचानक से जो ये नया ग्रुप चाइना बनाएगा इस रीजन में, इसको ज्वाइन कर ले इन द फ्यूचर। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस तो पक्का कर ही लेंगे। और बाकी श्रीलंका में इस वक्त एक प्रो चाइना गवर्नमेंट नहीं है, तो लगता नहीं है कि श्रीलंका इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। मगर मान लीजिए चाइना एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है जहां पर चाइना खुद है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो सडनली उस ग्रुप की इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकली मैं कहूंगा काफी हद तक बढ़ जाएगी।
मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये चारों देश मिलके भारत पर कुछ अटैक करेंगे, कुछ वॉर यहाँ पे हो जाएगी। इट इज प्योरली ए जियोपॉलिटिकल प्ले। चाइना डिप्लोमेटिक सर्कल में अपनी पावर दिखा रहा होगा यहाँ पर कि देखिए साउथ एशिया में भी अब हमारी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। और भारत में मैंने देखा है कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल इमरान खुर्शीद साहब, इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पे इन्होंने ये कहा है कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो ये एक नया ग्रुप अभी बनेगा, हो सकता है, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर, हो सकता है नेपाल भी इसको ज्वाइन कर ले क्योंकि केपी ओली पीएम है नेपाल में। ये एक्सेस बिल्कुल भारत के अगेंस्ट है, मगर साथ ही साथ ये यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसको भी चैलेंज करती है। ये जो चाइना आज के समय कर रहा है ना सिर्फ भारत के लिए चैलेंज है, ये यूएस के लिए भी चैलेंज है ना। प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है, डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी रणनीति है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया और यूएस, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मिलकर चाइना को काउंटर कर पाएंगे। चाइना बहुत आराम से, पहला समिट इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है और आई थिंक आने वाले समय में चाइना बहुत आराम से इनरोड यहाँ पे बना लेगा। और आई थिंक चाइना के लिए इससे बढ़िया टाइमिंग यहाँ पर होगी नहीं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप, परफेक्ट टाइमिंग है चाइना के लिए यहाँ पर साउथ एशिया में इनरोड बनाने के लिए या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनरोड्स बनाने के लिए। भारत में अभी के लिए देखो, मैं ये बात नोट कर पा रहा हूँ, जो हमारे रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल्स हैं जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इस पर अपना ओपिनियन देते हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो ट्राइलैटरल ब्लॉक है, जो ऑलरेडी ये ग्रुप बन चुका है, ये एक डेवल ट्रायंगल है भारत के लिए। ये स्पेसिफिकली एम्ड है टुवर्ड्स इंडिया। और आई थिंक अब हाई टाइम है कि या तो भारत जापान के साथ अपनी मिलिट्री एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाए, या फिर एट द सेम टाइम उसको यही बोलना पड़ेगा, हमको रीजन में ना, जो जय जयशंकर साहब कहते हैं कि आप इंडिया के अगेंस्ट जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज दिखाने होंगे। ये मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भारत को ना दिखाना होगा कि अगर आप भारत के अगेंस्ट ग्रुप्स बनाते हो, आप भारत के अगेंस्ट प्लानिंग करते हो, तो आपको उसके नतीजे भी भुगतने होंगे। क्योंकि अभी के लिए ये जो सारे देश हैं आसपास के, ये इंडिया को एक अभी भी एज ए वेरी सॉफ्ट पावर, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल कई इश्यूज हैं, फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से और दिक्कत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया हैज़ टू शो प्रॉपर पावर। नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये डेवल ट्रायंगल ये बहुत ही जल्द ऑक्टेगॉन, हेक्सागॉन बन जाएगा। कई कंट्रीज यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे एंड आई होप कि जो ये डेवलपमेंट हुई है आज के समय, इसको भारत सरकार प्रॉपरली फॉलो कर रही है। सार्क को स्क्रैप करके जो ये नया ग्रुप बनाया जाएगा, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फॉर इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years। और आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी खराब खबरें आने वाली हैं फॉर इंडिया। अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली देखिए, जो अच्छी बात होगी वो मैं हाईलाइट करूंगा, बाकी जो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे उनको भी हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अपडेट्स आती है तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिसाइड किया है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे, डिफेंस सैटेलाइट्स, जो हमारी हेल्प करेगी ग्राउंड सिचुएशन समझने में। तो टोटल सैटेलाइट्स भारत कितनी लॉन्च करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 60, 100, 52 या 80। ये डिफेंस सैटेलाइट्स है, याद रखिएगा। इसका जो पहला बैच है हम अप्रैल 2026 में लॉन्च कर देंगे। बताइए टोटल भारत कितनी डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर? कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं, ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा,
ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।